नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो आपका सीड है, सीड के टॉपिक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप है, बीज की डेफिनेशन के बारे में सबसे अपन पहले बात करेंगे कि जो बीज है, बीज की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जिसे बीज की कई परिभाषाएं दी गई है, जिसके अंदर आपकी जो पहली परिभाषा है वो है लैंगिक और अलैंगिक उर्वरदित बुआई की सामग्री जो नए पौधे को जन्म देने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक उर्वरदित बुआई की वे सामग्री जो नए पौधे को जन्म देने के लिए काम में ली जाती है, इस सामग्री को बीज कहा जाता है। दोस्तों, एक बार पुनः इसकी बात करेंगे। पादप का वे भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है, उस पादप भाग को बीज कहा जाता है। आपने देखा होगा, जिसे जड़ है, तना है, पत्ती है, ये भी बीज का कार्य करते हैं, तो उसे भी बीज कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपका जो आलू है, तो आलू का अपन क्या करते हैं, 3 से 4 टुकड़े करते हैं और इन 3 से 4 टुकड़ों के अंदर एक टुकड़े को अपन क्या करते हैं, बुआई के लिए काम में लेते हैं। जैसे आपका गन्ना है, ये गन्ना है, तो गन्ने के अंदर भी क्या होता है, गन्ने का जो एक पार्ट होता है, उस पार्ट को अपन क्या करेंगे, उस पार्ट को मिट्टी के अंदर लगा दिया जाता है वर्धन सिक्का के नाम से, जिसको जानते हुए टुकड़े जिसको कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये आपके एक नया प्लांट तैयार करता है। इसलिए ये आपका आलू का पार्ट और ये आपका शुगर कैन का पार्ट जो है, ये आपका सीड का काम करते हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं, जैसे एक है बीज की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, बीज के रूप में दलहनी या अदलहनी दाना तथा पौधों को वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करेंगे, जो मैंने परिभाषा आपको बताई कि पादप का वे भाग जो अपने समान एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रख सकता है या रखता है, जड़ है, तना है, पत्ती है, इस पार्ट को बीज के नाम से जाना जाता है। वो दलहनी भी हो सकता है और अदलहनी भी हो सकता है। उसके बाद में एक और देखिएगा, तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या करना चाहूंगा मैं, सभी ध्यान दीजिएगा। तकनीकी दृष्टि से सीड की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की बात करेंगे, तो यहां पर देखिएगा, पुष्प के परिपक्व बीजांड जो कि एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, उस भाग को भी क्या कहेंगे दोस्तों, उस भाग को भी सीड कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो बीज है, इस बीज का जो एम्ब्रियो है वो एक आवरण से घिरा रहता है, इस भाग को अपन सीड कहेंगे। तो सीड की बहुत सारी जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी। उसके बाद में दोस्तों एक वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी मीन्स होता है आपकी एक नई जो किस्म है, उत्तम बीज है, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो देखिएगा, किसी फसल की वह किस्म, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैरायटी क्या है या उत्तम बीज क्या है, किसी फसल की वह किस्म जो उपयुक्त स्थान के प्रति, वातावरण के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर निश्चित उत्पादन देती हो और स्थानीय किस्मों की अपेक्षा 10 से 15% उत्पादन अधिक देती हो, इसे उन्नत किस्म या उन्नत बीज कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट परिभाषा में बदलते हैं कि देखो, उन्नत किस्म क्या है, सभी देखिएगा, उन्नत किस्म क्या है, जो सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों से में सामान्य किस्मों से सामान्य किस्मों से 10 से 15% उत्पादन अधिक दे और जलवायु व निश्चित स्थान
के प्रति अनुकूलित हो, उसे उन्नत किस्म कहा जाता है। सभी एक बार देखना, ये परिभाषा और ये जो मैंने आपको सेकंड परिभाषा बताया है, सेम इसका जो अर्थ है वो लगभग एक सा है। यहां पर आपको देखना है कि सामान्य फसलों की अपेक्षा, सामान्य बीज की अपेक्षा 10 से 15% उत्पादन अधिक हो और सभी प्रकार की जलवायु के प्रति अनुकूलित हो, ऐसे बीज को उन्नत किस्म कहा जाता है। तो ये आपकी क्या है, उन्नत किस्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है दोस्तों, आपके कंप्लीट है। अब उसके बाद में देखिएगा, एक आता है आपके उन्नत बीज के गुण। जो उन्नत बीज होता है, उन्नत बीज के गुण की अपन बात करेंगे कि उन्नत बीज का जो गुण है वो क्या है। उन्नत बीज का जो पहला गुण है वो है आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, आनुवंशिक शुद्धता को अपन बोलते हैं जेनेटिक प्योरिटी। आपने देखा होगा, जैसे अपने पेरेंट्स है, तो अपने पेरेंट्स के जो पेरेंटल गुण होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं वो अपने अंदर है, वो हूबहू ऐसे कैसे आते हैं। हालांकि म्यूटेशन के द्वारा कुछ गुण बदल भी जाते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर आनुवंशिक शुद्धता का मतलब यह है, उत्तम किस्म के बीज का मुख्य लक्षण जो है वो क्या है दोस्तों, आपका आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, इस बीज में अपनी किस्म के अनुसार विभिन्न गुण होने चाहिए, जैसे आकार, आमाप, रंग, घनत्व आदि का उपस्थित उसका आनुवंशिक शुद्धता कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अपना जैसे गेहूं है, इस गेहूं को मार्केट में अपन लेके जाते हैं और मार्केट में ले जाकर अपन ये कहते हैं कि बनिया जो है इस अपने गेहूं की जो है वो बोली लगाता है। आपने देखा होगा, ऐसे हाथ में लेता है, ऐसे देखता है कि इसके भाव 1900, एक दूसरा खेत का गेहूं है उसके भाव 2000। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसमें गेहूं में क्या देखा, उसकी जेनेटिक प्योरिटी में उसका आकार देखा कि क्या सभी दाने एक समान है, क्या सभी की सैप जो है वो सेम है, क्या इनका रंग मैच कर रहा है। ठीक है, और इनकी घनत्व का जो उपस्थिति का होना, ये सब चीजें क्या करता है, नोटिस करता है। तो उत्तम बीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है कि वो जेनेटिक रूप से प्योर होना चाहिए, उसमें अन्य वैरायटियों के कोई प्रकार का बीज उसके अंदर उपस्थित ना हो, ये आपके जेनेटिक प्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है भौतिक शुद्धता। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, भौतिक शुद्धता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। भौतिक शुद्धता क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल जो प्योरिटी होता है, फिजिकल प्योरिटी के अंदर अपन बात करेंगे। जैसे देखो इसमें क्या होता है, सीधी सी अपन बात करेंगे कि आपके जो बीज है उन बीजों में भौतिक रूप से उन बीजों के अलावा किसी भी प्रकार का कंकड़, पत्थर, खरपतवार, फसल अवशेष, अन्य फसलों के बीज, किसी भी प्रकार का कोई भी उसके अंदर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, बीज के अलावा जिस बीज का चुनाव किया जा रहा है उसमें कोई प्रकार का कंकड़ पत्थर, खरपतवार, फसल अवशेष व अन्य फसलों के बीज की कोई उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक बार पुनः देखिएगा, यहां पर जो लिखा गया है, बीज में किस्म के अलावा अन्य अक्रिय पदार्थ जैसे कंकड़ पत्थर, रेत, कण, फसल अवशेष व अन्य फसलों, किस्मों व खरपतवार के बीज से मुक्त जो होना है उसे भौतिक शुद्धता कहा जाता है। दोस्तों भौतिक शुद्धता का जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूला की अपन बात करेंगे। जैसे यहां पे थोड़ा सा जो स्पेस है, भौतिक शुद्धता कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे यहां पर अपन देखते हैं, जैसे एक बीज नमूना है आपके पास, एक बीज नमूना है, एक बीज नमूने में 500 ग्राम क्या है, वहां पर बीज है।
इस 500 ग्राम में 50 ग्राम क्या है? वीड, खरपतवार। 20 ग्राम क्या है? कंकड़ पत्थर। और 30 ग्राम क्या है? अन्य किस्मों के बीज। 30 ग्राम क्या है दोस्तों? अन्य किस्मों के बीज। अब यहां पर अपन बात करेंगे, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। एक बीज नमूने में 500 ग्राम बीज है, जिसमें 50 ग्राम खरपतवार है, 20 ग्राम कंकड़ पत्थर है और 30 ग्राम क्या है? अन्य किस्मों के बीज है। तो उपयुक्त बीज नमूने की भौतिक शुद्धता ज्ञात करके बताइए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो है फिजिकल प्योरिटी, भौतिक शुद्धता बराबर शुद्ध बीजों का भार, शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार इनटू क्या होता है? 100। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिजिकल प्योरिटी शुद्ध बीजों का भार बटेवा कुल बीजों का भार इनटू क्या है? 100। अब यहां पर देखिएगा, पीपी बराबर फिजिकल प्योरिटी बराबर शुद्ध बीज कितने हैं? कुल बीज थे आपके 500 ग्राम, जिसमें से ठीक है 50 ग्राम खरपतवार, 20 ग्राम अन्य फसल, ये अन्य कंकड़ पत्थर और 30 ग्राम क्या है? अन्य। तो यहां 500 माइनस क्या है? 100। तो शुद्ध बीजों का भार कितना है दोस्तों? यहां पर 400 ग्राम। ठीक है, यहां पर देखिएगा 400 बटेवा ये शुद्ध बीज हो गए, कुल बीज कितने हैं? 500 ग्राम इनटू क्या है आपका? 100, डबल जीरो से डबल जीरो है। और यहां पर इसका फिजिकल जो प्योरिटी आया है वो कितनी है दोस्तों? 80। तो इस प्रकार से आप जो है वो बीजों की जो फिजिकल प्योरिटी है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर जो दिया गया बीज नमूना है, इस दिए गए बीज नमूने की जो भौतिक शुद्धता है वो कितनी है आपके? वो आपकी 80% है। हालांकि मैंने देखा नहीं है आपके कृषि पर्यवेक्षक के अंदर ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल के तौर पे न्यूमेरिकल टाइप दिया हो, लेकिन फिर भी आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इजी वे के अंदर उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नंबर जो 3 इसका गुण है वो देखिएगा बीज ओज। बीज ओज से तात्पर्य है सीड विगर। आपने देखा होगा, जैसे गांव की भाषा में अपन मान के चले, जो ओज है वो क्या है? ओज की डेफिनेशन की बात करेंगे। ओज है, ओज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओज का अर्थ क्या होता है? उसकी ओजस्विता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे ओजस्विता बहुत ज्यादा है, और वो ओजस्विता जो है वो उनको और भी ज्यादा अन्य लोगों से प्रभावकारी बनाती है। यहां जो अपना बीज है, इस बीज का जो ओज है वो प्रभावशाली होना चाहिए, और उस ओज के जो पैरामीटर है वो यहां पर देखते हैं। बीज ओज से तात्पर्य है बीज की उम्र। बीज की उम्र, बीज की किस्म के अनुसार उसकी क्रियात्मक क्षमता, उसकी जो क्रियात्मक क्षमता होती है उससे है। बीज ओज अच्छा नहीं होने पर पौधों की वृद्धि धीमी गति से हो जाती है या प्रतिकूल दशाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। आपने देखा होगा, जैसे अपने घर पे अपनी सिस्टर है या अपने घर पे कोई लड़की है, उस लड़की के लिए अपने पेरेंट्स जो रिश्ता देखने जाते हैं वो रिश्ता इस प्रकार से देखा जाता है कि जो लड़का है वो लड़का सुंदर हो और उस बच्ची के ऊपर वो बिल्कुल सटीक है ना, वो मैच करता हो। ऐसा अपनी सिस्टर के लिए, अपने परिवार की लड़की के लिए अपने पेरेंट्स रिश्ता देखते हैं। रिश्ते के अंदर जैसे लड़की के जो पेरेंट्स है वो भी यही चीज देखते हैं, और लड़का का जो पेरेंट्स होता है वो भी यही देखता है अपने घर पे ऐसी लड़की लेके आई जाए जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां है वो क्रियात्मक और प्रभावशाली और सुंदर पैदा हो। ये लोग क्या करते हैं? रिश्ता ढूंढने में प्राथमिकता रखते हैं। तो उसी प्रकार जो बीज ओज है, सीड विगर है, इसके अंदर उसकी उम्र, उसकी क्रियात्मक क्षमता को देखा जाता है,
ताकि उनसे आने वाली नई पीढ़ी है वो और भी ज्यादा आकर्षक हो, और यहाँ पर उसकी प्रतिकूल दशाएं होती है क्लाइमेट की, उनके प्रति संवेदनशील हो। ऐसा अपन क्या करते हैं, बीज ओज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा उच्च अंकुरण क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो ये मान लो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहां पर देखते हैं उच्च अंकुरण क्षमता। ठीक है, कि जो बीज बुआई के लिए काम में लेते हैं उस बीज की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जर्मिनेशन परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर बीज की प्रति हेक्टेयर सही मात्रा उसकी अंकुरण क्षमता पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा मार्केट से कई प्रकार के बीज लेके आते हैं, फिर वो बीज क्या होते हैं, जैसे उग नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी कम रहती है, और जर्मिनेशन परसेंटेज कम होने के कारण खेत में पौधों की संख्या कम रह जाती है, और ऐसी दशा में जो फार्मर होता है उसको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां पर अपन डिस्कस करेंगे जैसे प्रमुख फसलों की जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करेंगे क्रम संख्या, फसलों का नाम, एक आता है आपका अंकुरण प्रतिशतता। जैसे क्रम संख्या जो एक है, क्रम संख्या एक की बात करेंगे, जैसे गेहूं, जौ, चना और जई। गेहूं, जौ, चना और जो जई है, इनकी जो न्यूनतम जर्मिनेशन परसेंटेज हो दोस्तों वो कितनी हो, आपके 85%। यदि इससे कम जर्मिनेशन परसेंटेज रहती है वो बीज अपने को मार्केट से नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद देखिएगा तो ये गेहूं, जौ, चना और जई की कम से कम जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होगी, आपके 85। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा नंबर 2 है धान, जवार, तिल, बरसीम और रिजका। तो धान, जवार, तिल, बरसीम और रिजका है, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज आपकी 80% है। नेक्स्ट नंबर 3 है बाजरा है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, चंवला है, अरहर है। तो यहां पर बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, चंवला और अरहर की जर्मिनेशन जो परसेंटेज है वो दोस्तों कितनी है आपकी, 75। तो आप ये देखो इनकी 85 थी, फिर 80 है। ठीक है, बाजरा और अधिकतर दलहन की जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितनी है दोस्तों, आपका 75। उसके बाद में नंबर 4 पे अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे देखिएगा गंवार, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों। गंवार, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों जो है इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है आपकी, 70। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए गंवार, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों है, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कम से कम कितनी है, तो इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज दोस्तों आपके 70% है। और जहां से क्वेश्चन आता है वो आपका कपास, कपास की जो न्यूनतम जर्मिनेशन परसेंटेज होती है वो कितनी, आपकी 65। तो यहां पर आपने जो टेबल देखी है उस टेबल के अंदर हमने ये पाया है कि सबसे कम जर्मिनेशन जो परसेंटेज होती है वो अपने जो फार्मर जो फसलें बोता है उसमें सबसे कम जो है आपका कॉटन है। कॉटन की आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो आपका जो है उच्च अंकुरण क्षमता का होना। उसके बाद में देखिएगा जर्मिनेशन परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने भौतिक सूत्र निकाला उसी प्रकार से जर्मिनेशन कैपेसिटी भी या जर्मिनेशन जो परसेंटेज है उसको भी आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक बीज नमूने में या एक बीज नमूने को एक बीज नमूने में 500 बीज थे, एक बीज नमूने में 500 बीज थे जिनको अनुकूल परिस्थितियों में लगाने पर 450 बीज अंकुरित हुए, 450 बीज अंकुरित हुए। तो उस बीज नमूने की
जीपी जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उस बीज नमूने की जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब यहां पर अपन बात करेंगे, एक बीज नमूने में 500 बीज है जिनको अनुकूल परिस्थितियों में लगाने पर से 450 बीज क्या है अंकुरित हुए। तो उस बीज नमूने की जर्मिनेशन जो परसेंटेज है वो ज्ञात कीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला है जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर जर्मिनेटेड सीड टोटल सोविंग सीड, समझना, इनटू क्या है 100। यहां पर जीपी जर्मिनेशन परसेंटेज, जीएस है जर्मिनेटेड सीड अंकुरित बीजों की संख्या, और टोटल सोविंग सीड का मतलब है कुल बोए गए बीजों की संख्या इंटू 100। यहां पर देखेगा जीपी बराबर जर्मिनेटेड सीड कितने हैं 450, टोटल सोविंग सीड कितने हैं 500, इंटू क्या है दोस्तों आपका 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 450 में 5 का भाग दिया, तो यहां पर जो बीज नमूना है उस बीज नमूने की जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी आई दोस्तों 90%। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जर्मिनेशन परसेंटेज कैसे ज्ञात की जाती है, फिजिकल प्योरिटी कैसे ज्ञात की जाती है। तो उपरोक्त दिया गया जो बीज नमूना है, इस बीज नमूने की जो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज है वो दोस्तों कितना है आपका 90%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जर्मिनेशन परसेंटेज ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है बीजों में नमी की मात्रा। बीजों में जो नमी की मात्रा है उस नमी की मात्रा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, आपने देखा होगा कि बीज नमूने के अंदर उसके लंबे स्टोरेज के लिए, लंबे भंडारण के लिए उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो मॉइस्चर कंटेंट एक सही और सम्मिलित मात्रा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे खाद्यान्न फसलों को जो है आप स्टोरेज करते हो, तो खाद्यान्न फसलों को स्टोरेज करने के बाद उसमें जो नमी का परसेंटेज है वो कितना है 10 से 12%। खाद्यान्न फसलों के अंदर नमी का जो परसेंटेज है दोस्तों वो कितना है 10 से 12%। आपसे पूछा जाए खाद्यान्न फसलों में नमी की कितनी मात्रा है, तो खाद्यान्न फसलों में जो नमी की मात्रा है वो कितनी है आपके 10 से 12%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न फसलों को कितनी प्रतिशत नमी के ऊपर भंडारित किया जाता है, तो वो है आपके 10 से 12% नमी के ऊपर उसको स्टोरेज किया जाता है। एक देखिएगा दलहन तिलहन फसलों में औसतन नमी की मात्रा, जो दाल वाली जो फसलें हैं, दाल वाली फसलों में जो है वो कितनी नमी रहनी चाहिए आपके 8 से 10, क्योंकि यहां पर दाल वाली फसलों में भंडारण में इंसेक्ट का अटैक ज्यादा रहता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, खाद्यान्न के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और दलहन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो खाद्यान्न में प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम है, और वहां दलहन में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रोटीन क्या है ज्यादा, इसलिए दलहन के अंदर प्रोटीन का जो अटैक है वो क्या रहता है ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो नमी है, नमी की मात्रा की बात करेंगे वो कितनी है 8 से 10%। नंबर जो है नेक्स्ट, मसाला वाली जो क्रॉप है, जीरा है, धनिया है, सौंफ है, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है दोस्तों 6 से 8%। तो इस प्रकार से उत्तम बीज के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज खाद्यान्न में 10 से 12, दलहन में 6 से 8, और मसाला में कितना है दोस्तों आपका 6 से, ये 4 से 6, ओ सॉरी 6 से 8। ठीक है, ये 8 से 10 है, ये 6 से 8। ठीक है, एक आता है नोट लगा के मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटाई, फसल की कटाई के समय बीजों के अंदर नमी की जो मात्रा है वो कितनी रहनी चाहिए 18 से 20। यदि फसल कटाई के समय बीजों में नमी की मात्रा 20% से क्या रहती है ज्यादा रहती है, तो फिर जो फसल है, फसल के दाने क्या होते हैं सूखने के बाद पिचक जाते हैं, जिनका वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो यह था आपका बीज में नमी की मात्रा। एक नंबर 6 गुण आता है रोग व कीट मुक्तता। रोग व कीट मुक्तता के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। यहां पर देखिएगा कि उत्तम जो बीज है वो उत्तम बीज पूर्णतः निरोग होना चाहिए,
किसी प्रकार का उसके अंदर डिजीज या इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नंबर 7 है आपका, वो है बीज परिपक्वता। ठीक है, तो बीज परिपक्वता के बारे में बात करेंगे कि जो बीज का जो दाना है वो पूर्ण रूप से सुडौल, पूर्ण रूप से पका हुआ होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको जर्मिनेटेड करने के बाद में उसे एक अच्छा प्लांट तैयार हो सके, पूर्ण परिपक्व सीड का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एक आता है आपका बीजों की जीवन क्षमता। तो प्रमाणित बीजों में 100% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। जो प्रमाणित बीज है, प्रमाणित बीजों के अंदर जो जीवन क्षमता है, अंकुरण क्षमता है, वो कितनी होनी चाहिए? आपकी 100%। आपने देखा होगा जीवन क्षमता के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो ज्यादातर जो आपकी सब्जियां हैं, फसलें हैं, वो आपकी जैसे जीवन क्षमता की बात करें तो इनकी जीवन क्षमता 3 से 4 वर्ष कम से कम हो। इनकी जो जीवन क्षमता है वो 3 से 4 वर्ष क्या हो दोस्तों? कम से कम हो, ऐसी जीवन क्षमता इनकी होनी चाहिए। नंबर जो 9 है वो है बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान। ठीक है, तो बीज वास्तविक उपयोगिता का जो मान है, रियल वैल्यू जिसको कह सकते हैं, कि वास्तविक रूप से जो बीज है वो कितना क्रियाशील है, इसकी जो आरवी है, रियल वैल्यू है, वो कैसे ज्ञात की जाती है, तो उसके बारे में तो देखेगा। प्रमाणित बीज में से बीज परीक्षण के दौरान उगे हुए पौधों की वास्तविक संख्या बीज का वास्तविक मान कहलाती है। या इसका फॉर्मूला, बीज का वास्तविक मान क्या है? आरवी बराबर, ठीक है, एक है जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्योरिटी परसेंटेज बटेवा 100। ठीक है, ये क्या है आपका आरवी का फॉर्मूला है, शुद्धता प्रतिशत। ठीक है, और एक है जर्मिनेशन परसेंटेज बटेवा क्या है? 100। तो जैसे हमने अभी पढ़े कि वहां पर जैसे एक जो बीज है, इस बीज की जीपीआई जैसे एग्जांपल फॉर 90 और उसकी जो पीपी है, पीपी आ गई आपके 80। ठीक है, तो यहां पर हमने जैसे अभी 2 उदाहरण पढ़े, तो यहाँ पे भौतिक शुद्धता 80 आई थी, जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी थी आपकी? 90। तो यहां पर देखिएगा जीपी कितना है आपका? 90 इंटू क्या होगा? 80 बटेवा 100। तो 00 से 00 98 कितना होता है दोस्तों आपका? 72। ठीक है, तो उस बीज की जो रियल वैल्यू आई वो कितनी है दोस्तों? आपके 72। इसको बीज की ये वास्तविक उपयोगिता कहा जाता है। तो ये क्या है आपका? बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, एक आता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन की बात करेंगे, बीज अंकुरण। तो बीज अंकुरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखेगा बीज का प्रांकुर, मूलांकुर का विकसित होना। ठीक है, तो बीज के प्रांकुर और मूलांकुर का विकसित होना बीज अंकुरण कहलाता है। जैसे ये आपकी मिट्टी है और आपने मिट्टी के अंदर जैसे ये आपका मूंगफली का बीज डाल दिया। अब इसको 5-7 दिन बाद में देखेंगे, आपने देखा होगा ये मूंगफली का जो बीज है वो इस कंडीशन में अपने को मिलता है। यहां आपने बीज को किस में डाला? मिट्टी में। यहां पर देखेगा एक होता है प्रांकुर, तो ये भाग क्या है दोस्तों? प्रांकुर। और ये क्या है? मूलांकुर। ठीक है, तो प्रांकुर और मूलांकुर का डेवलपमेंट कंडीशन में आना बीज अंकुरण कहलाता है। ठीक है, अब यहां अतः बीज में नए पौधे का जन्म होना क्या कहलाता है? बीज अंकुरण। जो बीज है उस बीज के अंदर नए पौधे का जो अंकुरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको बीज अंकुरण अपन कहते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं बीज जो भ्रूण है, बीज भ्रूण श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा की सहायता से भूमि के ऊपर प्रांकुर व अंदर मूलांकुर के रूप में बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बीज भ्रूण श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न ऊर्जा है, उस ऊर्जा की सहायता से भूमि के ऊपर प्रांकुर और अंदर मूलांकुर के रूप में क्या होता है?
बढ़ता है। ठीक है, प्रांकुर के द्वारा प्रोतंत्र ऊपर का भाग और मूलांकुर के द्वारा मूल तंत्र का विकास होता है। ये आपका सीड जर्मिनेशन कंप्लीट है। अब बात करेंगे सीड जर्मिनेशन 2 टाइप में बटा हुआ है, वो दोनों जो प्रकार है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका ईपीजीएल। ईपीजीएल को बोल सकते हैं अधोभौमिक, और एक है ऊपरी भौमिक। एक है अधोभौमिक, नंबर 2 है दोस्तों ऊपरी भूमिक। अधोभूमिक को क्या बोलेंगे? ईपीजीएल, और ऊपरी भूमिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोजियल। जैसे ऐसी परिस्थितियों में मूलांकुर में वृद्धि होने से बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाता है, जैसे कपास, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, प्याज और मूंग। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है इसके अंदर? जैसे मैं बता रहा था, मूंगफली में देखा होगा, ये मूंगफली की जर्मिनेशन की पहली अवस्था ही है। मूंगफली का बीज आपने डाला मिट्टी में और आ गया बाहर। तो किस प्रकार का जर्मिनेशन टाइप है? ईपीजीएल, ऊपरी भूमिक। ठीक है, क्योंकि बीज क्या आता है भूमि के बाहर। हाइपोजियल, इसमें बीज पित्र जमीन के अंदर रहता है, जैसे गेहूं, मक्का, टमाटर। गेहूं, मक्का और जो मटर है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे आपने जैसे मटर है, मटर लगा दिया तो इससे क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है, तो इसका बीज जमीन के अंदर रहता है। इस क्रिया को बोलते हैं आपके हाइपोजियल। ठीक है, तो ईपीजीएल का एग्जाम्पल क्या है, हाइपोजियल का एग्जाम्पल क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को इजी वे के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है अंकुरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन कारकों के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो अंकुरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे पहला जो कारक है वो है दोस्तों जल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अंकुरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। बिना मॉइस्चर के बीज अंकुरण होना संभव नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी रहती है? नमी की। आपने देखा होगा सूखी मिट्टी के अंदर आप बीज डालोगे, जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, इसलिए आपने बीज डालने से पहले आपने खेत के अंदर पानी देने का काम करते हैं। बीजों के उपयुक्त अंकुरण के लिए मृदा में जल की मात्रा 1/3 या 31 वायुमंडलीय दाब एटम, ठीक है, के बीज होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए बीज अंकुरण के लिए कितना वायुमंडलीय दाब चाहिए? 1/3 या आपका 31 एटम्स। ठीक है, जब तक बीज द्वारा 40 से 60% जल का अवशोषण नहीं हो जाता, जो अंकुरण प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं होती। बीज के द्वारा लगभग 40 से 60% जल का अवशोषण नहीं कर लिया जाता जब तक अंकुरण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए बीज द्वारा जल के अवशोषण से बीज के अंदर दबाव उत्पन्न होता है। बीज के अंदर जल का अवशोषण होगा तो जल के अवशोषण से बीज के अंदर दबाव उत्पन्न होगा, जिससे बीज आवरण फट जाता है। ठीक है, तो बीज आवरण फटेगा, तो बीज आवरण के फटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नमी की। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आपने रात भर चने को भिगो दिया, सुबह उठकर देखते हैं कि जो चना है वो फूला हुआ मिलता है, और उसके अंदर क्या है कि वहां पर उसका जो मूलांकुर है उसमें जड़ का निर्माण हो जाता है, ये जड़ या प्रांकुर का निर्माण हो जाता है उसमें। तो कुल मिला के वो क्या, फूल गया, दबाव पड़ा, जिसके कारण जो बाहर का आवरण है वो फट गया और वो जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया। यह अंकुरण प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था है। यह कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? अंकुरण प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्था है। नंबर 2, तापमान। तापमान को निम्न भागों में बांटा गया है कि आपका सीड जर्मिनेशन के लिए पहला ये जल था, नंबर 2 है आपका टेम्परेचर,
टेम्परेचर के अंदर दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे तापमान को निम्न भागों में बांटा गया है। बीज अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान कितना है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उच्चतम तापमान की बात करेंगे 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर सभी बीजों का अंकुरण संभव है। इस तापमान के ऊपर सभी बीजों का अंकुरण क्या है दोस्तों? संभव है। ठीक है। अधिकतम तापमान की बात करेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर बीज अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी या न के बराबर हो जाती है। तो सुटेबल जो अंकुरण कैपेसिटी होगी वो किस टेम्परेचर पे होगी दोस्तों? 18 से 32 डिग्री के ऊपर। ठीक है। ऑक्सीजन की सांद्रता के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन की सांद्रता देखिएगा, बहुत गजब का टॉपिक है, सीड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। बीजों के उपयुक्त अंकुरण हेतु मृदा में O2 की जो सांद्रता है वो 20% से अधिक हो, क्योंकि यहां आपने देखा होगा ये पौधे की जड़ें हैं, इन जड़ों को यहां पर O2 की मात्रा 20% से ज्यादा नहीं मिलेगी, तब तक इनका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इनके जर्मिनेशन के लिए मृदा में O2 की, ऑक्सीजन की मात्रा 20 अबव होनी चाहिए उसमें। ऐसे बीज जिनका अंकुरण प्रकाश पर निर्भर करता है, ठीक है, जैसे फसल, खरपतवार, मौसमी पुष्प के बीज। तो खरपतवार, फसल और मौसमी पुष्पों के बीजों का अंकुरण किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? प्रकाश के ऊपर। ठीक है। ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह बीज प्रकाश के प्रति उदासीन होते हैं, जैसे फल व सब्जियां। तो फल व सब्जियों के बीज अंकुरण के ऊपर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फसल, उसके अलावा जैसे खरपतवार और उसके अलावा मौसमी पुष्पों के अंकुरण के लिए, उनके बीज अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता रहती है। अब नंबर जो नेक्स्ट है, ऐसे बीज जिनके अंकुरण पर प्रकाश का विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ खरपतवार है, कुछ ऐसे प्लांट है जिनके ऊपर प्रकाश का जो है सीड जर्मिनेशन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे धतूरा है, निजेला है, एलिपम है, एमरेंथस है। इनके ऊपर प्रकाश का जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक आता है दोस्तों माध्यम। माध्यम का मतलब है वातावरण की कंडीशन। वातावरणीय परिस्थितियों में परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। जो सीड है वो सीड वहां की वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के कैसे होना चाहिए? अनुकूलित होना चाहिए, वो उसमें सूटेबल हो। ठीक है। ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स जो है आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में वापस अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक बार देखिएगा, आज का जो टॉपिक था, टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे बीज। ठीक है। तो बीज की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद में उत्तम बीज के गुण पढ़े, उत्तम बीज की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है। उसके बाद में उत्तम बीज का जो पहला गुण था आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, भौतिक शुद्धता जिसको फिजिकल प्योरिटी, सीड विगर और बीज ओज। एक आता है बीज की जो अंकुरण क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा हो। कौन सी फसल की जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद में बीजों में नमी की मात्रा पड़ी, खाद्यान्न में कितना चाहिए, दलहन में कितना चाहिए, तिलहन में कितना चाहिए और मसालों में कितना चाहिए। फसल कटाई के समय मृदा में नमी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए। जीवन क्षमता के बारे में हमने पढ़ा, प्रमाणित बीजों में 100% अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान, रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो बीजों की जो वास्तविक उपयोगिता का मान होता है वो कितना होता है, इसका जो है वो फॉर्मूला पढ़ा हमने। एक हमने पढ़ा सीड जर्मिनेशन जो है, बीज अंकुरण कितने प्रकार का होता है, इपीजियल और हाइपोजियल। ठीक है। जैसे मूंगफली आपका इपीजियल है और मटर आपका क्या है दोस्तों, हाइपोजियल। इसके बाद में हमने पढ़ा अंकुरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे जल है, वायु है, तापमान है, प्रकाश है और माध्यम है। ये सब चीजें अंकुरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली है। प्रमाणित बीज उत्पादन प्रक्रिया। तो प्रमाणित बीज उत्पादन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि प्रमाणित बीजों का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है।
तो देखिएगा बीज उत्पादन प्रक्रिया के तहत बीज बोने से लेकर बीज के भंडारण तक की सभी क्रियाएं सम्मिलित है। प्रमाणित बीज प्रक्रिया के दौरान बीजों की बुआई से लेकर बीजों के भंडारण तक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं क्या है, वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती है, जो कि निम्न प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है दोस्तों बीज की श्रेणी। नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है आपका, बीज की श्रेणी। तो बीज की जो श्रेणी है, बीज की श्रेणी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो बीज होता है वो बीज की पहली श्रेणी कौन सी है। तो यहां पर देखिएगा जो बीज की पहली जो श्रेणी है वो है आपका न्यूक्लियस सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त देखिएगा। पहली जो श्रेणी है वो न्यूक्लियस सीड, या जिसको अपन कह सकते हैं नाभिकीय बीज। ठीक है, मूल केंद्रक जो बीज होता है यह बीज का सर्वप्रथम भाग है जो 100% शुद्ध रहता है। यह बीज का कौन सा भाग है, ये वो भाग है, सर्वप्रथम भाग है जिसकी जेनेटिक प्योरिटी जो होती है दोस्तों वो कितनी है आपके 100%। बीज के इस भाग को जनन द्रव्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। तो बीज का सर्वप्रथम जो भाग है वो भाग कौन सा है आपका न्यूक्लियस सीड। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक आता है ब्रीडर सीड, प्रजनन सीड की बात करेंगे। ब्रीडर सीड पादप प्रजनन द्वारा तैयार किया गया प्रथम श्रेणी का जो बीज होता है, पादप प्रजनन के द्वारा तैयार किया गया प्रथम श्रेणी का जो बीज होता है, उस प्रथम श्रेणी के बीज को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रीडर सीड। क्या कहेंगे, ब्रीडर सीड। ठीक है, यह बीज सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ये जो बीज होता है वो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। हर प्रकार की शुद्धता के आधार पर यह बीज 100% शुद्ध होता है। जैसे न्यूक्लियस सीड 100% प्योर होता है, उसी प्रकार आपका ब्रीडर सीड भी 100% क्या रहता है दोस्तों, प्योर। इस बीज का उत्पादन प्रजनक द्वारा केवल कृषि अनुसंधान केंद्रों पर किया जाता है। इस बीज का जो उत्पादन है पादप प्रजनन के द्वारा केवल जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, ARS होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, स्टेशन